नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने यूपी पुलिस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आ चुका हूं। इससे पहले हमने देख लिया है, प्ले लिस्ट में है, वहां पर जाकर के देख सकते हो। देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे हैं मैंने आज की इस क्लास में, तो एंड तक देखना है सभी को। कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी है, 23 के आसपास है अगले महीने में। तो 28-29 दिन बचे हैं, तो तैयारी अच्छे से करना और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आप डेली प्रैक्टिस सेट आए आपके सामने। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, अब देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर दो। पहला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं घटित हुई हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें आपको बताना है कि पहले घटना कौन सी हुई है, उसी क्रम से देखना है आपको। देखो, पहला ऑप्शन है इसमें लाला लाजपत राय का निधन। लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था? देखो, लाल बाल पाल, ये तीन नाम सुने होंगे आपने। एक लाल 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 का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों ही काफी फेमस व्यक्ति हुए हैं, तो उनमें से एक है लाला लाजपत राय। तो देखो, इनका निधन कैसे हुआ था। देखो, साइमन आयोग जो बना था 1927 में बन के तैयार हुआ था, और 1928 में ये मुंबई पहुंचा था, सभी को पता होगा। और मुंबई में भी जब ये पहुंचा था 1928 में, तो इसे काले झंडे दिखाए गए थे और इसका विरोध भी किया गया था, और यानी कमीशन वापस जाओ, ये नारे भी लगाए गए थे। ठीक है, साइमन वापस जाओ के नारे, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो साइमन आयोग आया था, साइमन के द्वारा की गई थी, इसी वजह से इसका नाम था साइमन आयोग। ठीक है, देखो, साइमन आयोग भारत में क्यों भेजा गया था? आप सभी को पता होगा कि 1919 से लेकर के, यानी मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम आया था, उससे लेकर के 1935 तक, भारत शासन अधिनियम 1935 तक प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। ठीक है, उसी की समीक्षा करने के लिए ये भेजा गया था, जो साइमन आयोग था। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता होगा साइमन आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। तो अब इसमें समझो कि लाला लाजपत राय का निधन हुआ था 1928 को। जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन्हीं पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था, जिसमें लाठी की लगने से, सिर पर लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। और देखो, इन्होंने जब ये इन पर लाठी चार्ज हो रहा था, तो ये भी कहा था कि ब्रिटिश सरकार, यानी मेरे ऊपर जो लाठियां पड़ रही हैं, एक एक लाठी, यानी मेरे ऊपर पड़ी हुई लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील के समान होगी। और ये सही भी हुआ था, आगे आप सभी को पता होगा। तो देखो, लाला लाजपत राय का निधन हुआ था 1928 को, याद रखना। दूसरा है इसमें चोरी चोरा कांड कब हुआ था? देखो, चोरी चोरा कांड, इसका नाम चोरी चोरा कांड कैसे पड़ा? क्योंकि ये जो चोरी चोरा नामक जगह है ना, ये गोरखपुर जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें ये कस्बा था उस टाइम, लेकिन वर्तमान में देखोगे तो ये तहसील है वहाँ की। ठीक है, याद रखना। तो ये चोरी चोरा नामक जगह पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, यानी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एक वहाँ का व्यक्ति था, भगवान अहीर नाम था उसका, और वो सेवानिवृत्त एक सैनिक था। उसकी अध्यक्षता में वो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, एक जुलूस निकाला जा रहा था। तो उस जुलूस पर, यानी वहाँ के जो सैनिक थे, उनके द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया था, उसमें ये भगवान अहीर घायल हो गया था। ठीक है, इसी वजह से वहाँ की जनता ने क्रोधित होकर के वहाँ की जो चौकी थी चोरी चोरा जगह की, उस चौकी में आग लगा दी थी, और तकरीबन उसमें 22-23 अंग्रेज थे, वो उसमें जल करके मर गए थे। इसी वजह से इस घटना को कहते हैं चोरी चोरा कांड। और इसके बारे में एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, बताओ कि ये जो चोरी चोरा कांड हुआ था, इसी से आहत होकर के महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन है जो वापस लिया था? ठीक है, तो ये कब हुई थी? 1922 को हुई थी ये घटना जो हुई थी, याद रखना। सॉरी, 1922 को। तीसरा है इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो, ये इसके बारे में तो अधिकतर पता ही होगा, ये हुआ था 13 अप्रैल को। ठीक है, 1919 को हुआ था, और पंजाब का अमृतसर है, वहां पर हुआ था ये जलियांवाला बाग। एक बाग है जलियांवाला बाग जो है, उसमें हुआ था ये। ठीक है, बैसाखी के दिन हुई थी ये घटना, 13 अप्रैल 1919 को। देखो, वहां पर एक सभा हो रही थी, काफी व्यक्ति एकत्रित हुए थे उसमें, और वहां का जनरल था, जनरल ओ डायर, उसके द्वारा इस जो सभा हो रही थी, उसमें यानी इन लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलीबारी का आदेश दे दिया गया था, और इसमें काफ़ी लोग यानी काफ़ी लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी और घायल भी हुए थे। गेट बंद कर दिया गया था बाहर से, तो ये भाग भी नहीं पाए थे,
समझ सकते हो, यानी बिना सूचना के अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी इन पर। तो ये घटना जो है काफी यानी दिल को छूने वाली घटना है। काफी भारतीय लोगों में अंग्रेज सरकार के खिलाफ इससे काफी वो कह सकते हो कि विरोध प्रदर्शन सा हुआ था। इसमें चौथा देखो, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 को, और कहां पर हुई थी? ढाका में। ढाका जो वर्तमान का बांग्लादेश में पड़ता है, लेकिन उस टाइम भारत था। ठीक है, ढाका में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ था उस टाइम? यह मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, इसे भी लिख लेना। मुख्यालय था लखनऊ में। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका ढाका में अधिवेशन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से देख लो, सबसे पहले कौन सा हुआ इसमें? सबसे पहले आएगा इसमें 4/1906 का। ठीक है, 1906 के बाद आएगा 1919 का, यानी 3 आएगा, और फिर 2 आएगा, और फिर 1 आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 3 2 1। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। उम्मीद है समझ गए होंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? काफी अच्छा ये भी क्वेश्चन है। बताओ टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई या 25 जुलाई को? बताओ, 5-6 सेकंड है आपके पास। कब मनाया जाता है टाइगर दिवस? देखो, टाइगर प्रोजेक्ट भी पूछा जाता है। कब आया था टाइगर प्रोजेक्ट? टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 का। टाइगर प्रोजेक्ट। हाथी प्रोजेक्ट कब का है? ये 1992 का है, याद रखना। ठीक है, तो देखो टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर दिवस जो मनाया जाता है 29 जुलाई को, यानी इसको मनाने के उद्देश्य ये हो सकते हैं, ये उद्देश्य हैं भी। इनका संरक्षण करना भी है महत्वपूर्ण उद्देश्य, और इनके बारे में जनता को यानी लोगों को जागरूक करना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं इसके। ठीक है, उद्देश्य भी याद कर लेना। और टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट है 1973 का। हाथी प्रोजेक्ट है कब का? 1992 का, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक बताओ। एम.एस. स्वामीनाथन, जगदीश चंद्र बसु, वर्गीज कुरियन, या इनमें से कोई नहीं? बताओ किसको मनाया जाता है हरित क्रांति का जनक? सभी को पता होगा, भारत में जो हरित क्रांति का पहला चरण चला था वो कब से कब तक चला था? हरित क्रांति का सेकेंड हरित क्रांति का जो पहला चरण चला था, ये 1966 से, यानी 1966-67 में चला था, याद रखना। प्रथम चरण। दूसरा चरण है इसका, ये 1970 में। ठीक है, याद रखना। तो देखो, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। थोड़े दिन पहले ही इनका निधन हुआ है, याद रखना। स्वामीनाथन को माना जाता है। और वर्गीज वर्गीज कुरियन भी देख लो। ये जो वर्गीज कुरियन है, ये भारत में दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। दुग्ध क्रांति के। ठीक है, याद रखना। ऑपरेशन जो फ्लड है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कब हुआ था ऑपरेशन फ्लड शुरू? ऑपरेशन फ्लड 1990 में शायद। ठीक है, 1990 में ही शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड 1990 में शुरू हुआ था क्या? बताओ कमेंट बॉक्स में, बताओ ये कब शुरू हुआ था आपके हिसाब से, कब का है? बताओ। नहीं, देखो मुझे, एक सेकंड गलती हो गई इसमें। ये जो इसका दूसरा चरण है, ये तो 1990 में शुरू हुआ था, 1990 में। लेकिन ये जो वर्गीज कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड है, ये 1970 में हुआ था। ठीक है, ये 1970 में। ये आगे पीछे हो गए, ठीक है, याद रखना।
वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जो व्यवसाय है इन चारों में नहीं था? भारत की यानी जब ब्रिटिश सरकार नहीं आई थी उससे पहले स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, तो यह पूछा है इसमें कौन सा प्रमुख व्यवसाय है उस टाइम नहीं था, बताओ। कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण और पर्यटन। देखो कृषि तो काफी टाइम से हो रही है, तो कृषि तो थी इसमें, ठीक है। हस्तशिल्प, कृषि भी थी, हस्तशिल्प भी थी, और निर्माण कार्य तो काफी टाइम से है, जैसे देखा होगा मुगल बादशाहों ने काफी निर्माण कार्य किए थे, तो भी समझ सकते हो। लेकिन ये जो पर्यटन है ये नहीं था, पर्यटन का विकास तो बाद में हुआ है ना, जैसे जैसे आधुनिक यानी ब्रिटिश सभ्यताएं आती गई और आधुनिक युग आता गया, तो जितना आधुनिक होता चलेगा उतना ही पर्यटन का विकास होता चलेगा। ठीक है, तो समझ सकते हो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? बताओ कौन सा कर है? यानी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ। बताओ, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कर के बारे में याद रख लेना, जिस पर लगाया जाता है उसी को चुकाना होता है। अप्रत्यक्ष कर जिस पर लगता है उसको दूसरे पर टाल देता है वो, जैसे जीएसटी देखा होगा आपने, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। सीमा शुल्क, ये सभी अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। इसके अलावा जो प्रत्यक्ष कर है उसमें देखते हैं आय कर, निगम कर, इस तरह के जो हैं उसी में आते हैं। ठीक है, याद रखना। तो देखो अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी मुख्य रूप से याद रख लेना, जीएसटी पूछा जा सकता है। तो कौन सा कर है जो समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर जो है, यानी समझ सकते हो ये गरीब समुदायों पर ही बोझ बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दांतों के डॉक्टर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण, बताइए। बताओ क्या सही जवाब होगा आपके? एक चीज बताओ, आपने दो रोग देखे होंगे, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष उसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं? लेंस बताओ। तो देखो निकट दृष्टि दोष में करते हैं अवतल लेंस का, और जबकि जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें करते हैं उत्तल लेंस का। और इसमें आपको बताना है दर्पण, तो दर्पण में यानी दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखना इसमें करते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या हो गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल कौन सा है संविधान का जिसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बताओ कौन सा आर्टिकल है? 4, 32, 28 या 30? बताओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसको कहा है संविधान का हृदय और आत्मा? भीमराव अंबेडकर ने, बताइए। संविधान का हृदय और आत्मा, बताओ कौन सा सही जवाब होगा आपके हिसाब से? बताओ। तो देखो याद रखना संविधान का हृदय और आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों में पढ़े होंगे आपने। जैसे मूल अधिकारों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 6, पहले कितने थे? 7 थे। जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में विधिक अधिकार बना दिया गया,
और आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया उसको। तो देखो जो वर्तमान में मौलिक अधिकार है ना वो अच्छे हैं, वो लिख देता हूँ। सबसे पहला है समानता का मौलिक अधिकार, ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक दिया हुआ है, आर्टिकल लिख लेना इन सभी को, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का, ये है 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा है इसमें शोषण के विरुद्ध, ठीक है, ये आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है। बाल श्रम और बलात्श्रम देखे होंगे आपने, ठीक है, पढ़े होंगे। तो चौथा है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक, ये है आपका 25 से लेकर के 28 तक आर्टिकल में। और जो पांचवा मौलिक अधिकार है वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक, ये अधिकार है, ये आर्टिकल है 29 और 30 में, ठीक है। इन सभी को याद रख लेना अच्छे से। और जो छठवां है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उपचारों का याद रखना, ये आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, ठीक ठीक है। इन सभी को अच्छे से समझ लेना। देखो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 4 में क्या दिया हुआ है, देखो जो आर्टिकल 2 और 3 को प्रभावित करने वाली जो विधियां या कानून बनाए जाएंगे, इसमें दिया हुआ है कि उन्हें सामान्य विधेयक के माध्यम से भी बनाया जा सकता है, उनके लिए संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। अगर देखो किसी राज्य को या किसी भारतीय क्षेत्र को अगर किसी विदेशी देश को सौंपा जाएगा, यानी उसको भारतीय हिस्से को अगर किसी विदेशी राज्य को दिया जाएगा, तो उसके लिए हमें 368 के तहत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होगी। और इसका एक मामला आया था, आपने पढ़ा होगा, बांग्लादेश को दिया था, बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र भारत ने लिया था, जैसे बेरुवारी मामला जो था 1958 का, ठीक है, याद रख लेना। ये हो गया आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में दिया हुआ है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, यानी धार्मिक शिक्षा पर इसमें पाबंदी है, रोक लगाई है इसने आर्टिकल 28 ने। लेकिन ये जो आर्टिकल 30 कहता है, 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कि जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो धार्मिक शिक्षाएं दे सकता है, याद रखना, ये इसके बारे में अल्पसंख्यकों को छूट देता है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के बारे में धार्मिक शिक्षा और उनके अधिकारों के बारे में कहता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, धार्मिक यानी संविधान का हृदय और आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है, ठीक है, याद रख लेना। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर होगा 8वां। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, बताओ कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिनलैंड, आइसलैंड या ग्रीनलैंड, बताइए कौन सा होगा। देखो इसका सही जवाब होगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, और इसका जो क्षेत्रफल है तकरीबन 21 लाख के आसपास है, थोड़ा यानी मोटे रूप से समझ लो 21 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है इसका क्षेत्रफल। और ये जो पड़ता है ना, ये कहाँ पर पड़ता है, आर्कटिक में, आर्कटिक महासागर में, ठीक है, इसमें पड़ता है ये। और देखो ये तो हो गया सबसे बड़ा, ये और दूसरे नंबर का जो द्वीप है, दूसरे नंबर का द्वीप है न्यू गिनी, न्यू गिनी कह सकते हो, न्यू गिनी, वो प्रशांत महासागर में ही पड़ता है। और ये जो पड़ता है ना, ये आर्कटिक महासागर में पड़ता है, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं, इसको समझ लो अटलांटिक महासागर में पड़ता है, ठीक है। न्यू गिनी पड़ता है आपका प्रशांत महासागर में। एक बोर्नियो द्वीप है, वो तीसरे नंबर का है दुनिया का, वो पड़ता है हिंद महासागर में। मेडागास्कर भी देखा होगा आपने, मेडागास्कर पड़ता है आपका हिंद महासागर में ही पड़ता है, वो चौथे नंबर का है, ठीक है, याद रखना। ये अंडमान निकोबार भारतीय द्वीप समूह है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। फिनलैंड, फिनलैंड भी देखा होगा ये,
फिनलैंड और आइसलैंड बता दो आप मुझे, ये यानी कौन से देश हैं, किसमें शामिल करते हैं इन्हें? और यूरोप में पढ़ते हैं, एशिया में पढ़ते हैं, अमेरिका महाद्वीप में पढ़ते हैं, इसका भी जवाब देना। बाल्टिक देश बता सकता है कोई? बाल्टिक देश जो बाल्टिक सागर से लगे हुए हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, बाल्टिक कंट्री हैं तीनों। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा, तिल्ली, लीवर या आंत? बताओ कौन सा अंग है जो टाइफाइड में शरीर का अंग जो है प्रभावित होता है? बताओ कौन सा है टाइफाइड में? सही है। तो देखो टाइफाइड में जो प्रभावित होने वाला अंग है मनुष्य का, वो है आंत। आंतों को प्रभावित करता है ये जो टाइफाइड है, ठीक है, याद रखना। तो मियादी बुखार भी कहते हैं। ठीक है। जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है मनुष्य को भी प्रभावित करता है। प्रिज्म द्वारा देखो, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बताओ। देखो, जिसका बिखराव अधिक होता है वह अधिक दूरी तक नहीं जा पाता है। वस्तु हो, इंसान हो, कुछ भी हो, यानी जिसका बिखराव कम होगा वही लंबी दूरियां तय करेगा। तो उस हिसाब से भी देख सकते हो। आपने देखा होगा कि जैसे रोड पर जो लाइटें लगाई जाती हैं, सिग्नल जो लगाए जाते हैं, बत्तियां जो लगाई जाती हैं, वो लाल कलर अधिक दिखाई देता है उनमें से। जैसे कोहरे के टाइम में भी लाल लाल कलर अधिक दिखाई देता है, या फिर सूर्य सूर्य का कलर लाल दिखाई देता है शाम के टाइम, सुबह के टाइम। तो ये समझ सकते हो क्योंकि लाल कलर जो है उसका सबसे कम बिखराव होता है। और इसमें पूछा है सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होता है वो होता है बैगनी कलर का, याद रखना। यानी बैगनी कलर का बिखराव जो होता है कलरों में, 7 कलरों में जो इंद्रधनुष में होते हैं, उन सभी में सबसे अधिक बिखराव होता है बैगनी में। और इसी वजह से ये अधिक दूरी तय नहीं करता है, याद रखना। और तरंग दैर्घ्य किसकी होती है सबसे अधिक? तरंग दैर्घ्य भी होती है लाल कलर की, लेकिन जो आवृत्ति क्या लाल कलर की होती है? बताओ आवृत्ति किस कलर की अधिक होती है? इतना समझ लो, जो प्रकीर्णन होता है वो लाल कलर का सबसे कम होता है और सबसे अधिक इसका होता है। सबसे कम होता है इसका, ठीक है। नारंगी का इससे थोड़ा अधिक होता है, ये समझ। तो बताओ मुझे, मैंने क्या पूछा था आपको, बताओ। देखो याद रखना, जो लाल कलर होता है इसकी तरंग दैर्घ्य जो है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, ये सबसे अधिक होती है, लेकिन इसकी आवृत्ति कम होती है। सबसे कम दृश्य प्रकाशों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन ये जो बैंगनी कलर होता है इसकी आवृत्ति अधिक होती है सबसे, लेकिन इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन और आवृत्ति दोनों अधिक होती हैं। लाल कलर की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? बॉस्फेरस, जिब्राल्टर, डोबर या बेरिंग? बताइए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी।
अफ्रीका से अलग करती है यूरोप को। देखो पहले देखो इसमें बॉस्फोरस, ये जो जल संधि है ना, ये काला सागर को जोड़ती है मरमरा सागर से। दूसरी है जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, नहीं वो तो इस्तांबुली ज्वालामुखी है, तो भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है शायद। ठीक है, ये जो संधि है जिब्राल्टर जल संधि, ये जोड़ती है आपकी भूमध्य सागर को किससे, यानी जल संधि यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। अलग तो करती है, ये सही जवाब है, यानी स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, स्पेन को मोरक्को से। लेकिन ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, किससे, भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे, अटलांटिक महासागर। इससे जोड़ती है। तीसरी डोबर जल संधि, डोबर जल संधि जो है उत्तरी सागर को जो इंग्लिश चैनल है उससे जोड़ती है। तकरीबन ये 30 से 35 मीटर या 50 किलोमीटर के आसपास चौड़ी होगी। ठीक है, तो ये इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ती है, उत्तरी सागर से, याद रख लेना। तीसरी है बेरिंग जल संधि। देखो बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है, जो वर्तमान में अलास्का है ना, वर्तमान में तो यूएसए के पास है, लेकिन पहले ये रसिया का ही भाग था। रसिया ने इसको तकरीबन 7.2 के आसपास मिलियन डॉलर में उस टाइम दिया था। ठीक है, अभी ये अमेरिका के अलास्का को किससे जोड़ती है, रूस से। याद रख, तो ये क्वेश्चन है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। आगे देखते हैं अब कौन सा 12वां, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कोच्चि, नाहवा सेवा, मारमा गोवा या पारादीप, बताओ। पश्चिमी तट पर नहीं है चारों में, तो देखो चारों के बारे में देखो। कोच्चि केरल का शहर है, तो केरल कहाँ है भारत में, पश्चिमी तट पर ही पड़ता है। मालाबार जो तट है वो केरल का ही है स्पेस, तो ये तो है इसमें। ठीक है, न्याहवा सेवा ये मुंबई में बंदरगाह है, तो ये भी है, मुंबई पश्चिमी तट पर है। मारमा गोवा, ये गोवा समझ पा रहे होंगे, इसमें तो गोवा में पड़ता है ये, उसी हिसाब से। पारादीप ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, और उड़ीसा कहाँ पर है, पूर्वी तट पर, ना कि पूर्वी तट। ठीक है, यही जवाब है इसका, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन, संसद में नियम व प्रक्रिया, बताओ। मौलिक सॉरी बताओ, कौन से प्रावधान है जो संसद में विशेष बहुमत, यानी जो वहां पर जो कुल सदन है संसद के दोनों सदनों के, उनका तो बहुमत होना चाहिए, और जो उपस्थित और मत देने वाले हैं उनका 2/3 सदस्यों का, उनमें से 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, उसे कहते हैं विशेष। 2/3 तो देखो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो मौलिक अधिकारों में तो होती है, सही है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रख लेना, ऑप्शन ए सही जवाब है। बाकी नए राज्यों का गठन, राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन, संसद में नियम प्रक्रिया, ये सामान्य विधेयक के माध्यम से भी किया जा सकता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, यानी पूर्ण बहुमत से किया जा सकता है ये। ठीक है, समझ सकते हो, पूर्ण बहुमत से। आगे देखते हैं अब
लोकसभा का राज्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा का? 30, 35, 20 या 25? देखो मैं 3-4 चीजें लिख रहा हूं आपके लिए। जब तक आप इसका जवाब बताओ कि लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु। एक है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश आप करो। अब प्रधानमंत्री, और क्या करूं? इनके लिए उम्र बताओ कितनी कितनी चाहिए सभी के लिए। देखो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति तीनों के लिए चाहिए कितनी? 35 वर्ष। ठीक है। प्रधानमंत्री के लिए चाहिए 25 वर्ष। जब प्रधानमंत्री के लिए 25 चाहिए तो मुख्यमंत्री के लिए भी 25 चाहिए। ठीक है। 30 वर्ष किसकी है? 30 वर्ष भी चाहिए। तो देखो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनके लिए तो चाहिए 25 वर्ष। जो राज्यसभा है उसके सदस्यों के लिए है 30 वर्ष। इसी प्रकार से विधानसभा जो होती है उसके लिए 25, और जो विधान परिषद होता है उसके लिए 30 वर्ष। तो इसमें पूछा है निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु किसकी? लोकसभा की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15वां। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, भारतीय जो मानक समय है वो कहाँ से निर्धारित होता है? किस डिग्री से होता है? देखो एक चीज बता रहा हूं, मान लो ये है आपकी पृथ्वी। देखो समय किसी जगह का निकालना है तो काफी आसानी होगी आपको आज के बाद। देखो अच्छे से समझ लेना। जैसे ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, ये है 0 डिग्री, और ये कहां से होकर के जाती है? लंदन से, याद रखना। इसी को कहते हैं जीएमटी। यहां पर जो टाइम होता है उसको कहते हैं जीएमटी, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। और जो इंडिया का टाइम होता है उसको कहते हैं आईएसटी, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो सभी को पता होगा आईएसटी और जीएमटी में फर्क कितने का है? तकरीबन 5.5 घंटे, यानी 5.5 घंटे। यहां पर लिख देता हूं, यानी आईएसटी और जीएमटी में अंतर तो कितना है? 5 घंटे का है। 5 घंटे आगे है आईएसटी, याद रखना। तो ये हो गई हमारी कौन सी? 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री, और इधर समझ लो ये पूर्वी है, पूर्वी देशांतर। ये है आपका पश्चिमी देशांतर। ठीक है। देखो अगर आप पूर्व साइड में चलोगे, पूर्व साइड में चलोगे तो मान लो 1 डिग्री चले, तो 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है, यानी 4 मिनट आगे टाइम हो जाता है। 2 डिग्री चलोगे उसी हिसाब से 8 डिग्री हो जाएगा, यानी जितनी डिग्री चलते चलोगे पूर्वी दिशा में उसी हिसाब से प्रति डिग्री 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार देखोगे आप, तो अगर आप पश्चिमी दिशा में चलोगे तो 1 डिग्री चलोगे पश्चिमी दिशा में तो 4 मिनट का टाइम कम होगा। यानी किसी भी साइड में चलो आप, 1 डिग्री चलोगे तो अगर आप पश्चिमी दिशा में चलोगे 1 डिग्री तो 4 मिनट का कम होगा, पूर्वी दिशा में चलोगे तो बढ़ेगा। यानी समझ लेना, पश्चिमी दिशा में चलोगे पश्चिमी देशांतर की तरफ तो टाइम जो है कम होता है, पूर्वी देशांतर में चलते हैं तो टाइम बढ़ता है। जैसे मान लो 0 डिग्री पर बजा हुआ है 12, दिन के 12 बज रहे हैं, और हमें देखना है 10 डिग्री पर, तो 10 चौका 40, यानी 40 मिनट बढ़ गए। तो कितना टाइम हो रहा होगा 10 डिग्री पर? 12:40। ठीक है, याद रखना 10 डिग्री पर, अगर 0 डिग्री पर 12 बजे हुए हैं तो 10 डिग्री पर होगा 12:40। उसी हिसाब से देखेंगे हम 10 डिग्री पश्चिम में तो 40 मिनट पहले का टाइम हो जाएगा। कितना? 11:20। 11:20 हो रहा होगा यहाँ पे, याद रखना। ठीक है, इस हिसाब से टाइम को देखते हैं।
अब देखो ये बताया हमने कि कहाँ से लिया गया है जो भारत का टाइम है। एक सेकंड, मैंने कौन से कुछ, ठीक है चलो इसमें समझ लो, कोई नहीं, ठीक है। तो इसी हिसाब से समझ सकते हो कि भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, ये कहाँ से होता है, तकरीबन 82.5 डिग्री। भारतीय जो समय है इसमें 82.5 कर देना, ठीक है। 82.5 जो पूर्वी देशांतर है वहाँ से, इलाहाबाद का जो नैनी नामक स्थान है उस जगह से, ठीक है। ये जवाब एक और बताना है, चलो मैं ही बता देता हूँ। जो ये जो 82.5 डिग्री है भारत के 5 राज्यों से होकर के निकलती है। पहली है आपकी उत्तर प्रदेश से, दूसरा हो जाएगा इसमें झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, और कौन सा होगा, चौथा हो जाएगा इसमें उड़ीसा, और पांचवा आंध्र प्रदेश। ये जो है 82.5 डिग्री इन 5 राज्यों से होकर के निकलती है। तो इसी हिसाब से देखोगे, जो जैसे मान लो मैंने अभी बताया था आपको, ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर 12 बज रहे हैं, PM हो रहा है। तो पूछा है कि भारत में कितना टाइम हो रहा होगा, तो इतना तो सिंपल है कि 5.5 घंटे आगे है, तो 5:30 बज रहे होंगे। लेकिन निकालोगे कैसे कि 5:30 यानी 12 तो जीरो पर हैं, तो 82.5 में देख लो आप, 82.5 में गुणा कर दो 4 का। मैंने बताया था 1 डिग्री पर 4 मिनट का टाइम बढ़ जाता है, तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, ठीक है। 4 दूनी 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 1 33, कितना, कितनी मिनट हो गई है, 330 मिनट। 330 मिनट को आप कर दो 60 से भाग, कितने से, 60 से, 6 पंजे 30, 3 बचे, 0 बढ़ गई, 30 हो गया, 6 पंजे 30। तो देख लो आप, 5.5 घंटे का अंतर है इस हिसाब से। 4 डिग्री बढ़ते, 1 डिग्री पर 4 मिनट का टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। उम्मीद है अगर कोई आपसे पूछे 50 डिग्री पर कितना टाइम होगा, अगर 0 डिग्री पर 12 तो निकाल लोगे, 5 चौका 20, 200 मिनट का टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से पश्चिम में पूछे, पूरब में पूछे, आसानी होगी। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है। आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। बताओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट किस राज्य में है। देखो जिम कॉर्बेट जो है इसकी स्थापना हुई थी 1936 को। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1936 को हुई थी, उत्तराखंड में पड़ता है ये, ठीक है। 1936 को हुई थी इसकी स्थापना, और उस टाइम इसका नाम क्या था, हेली, हेली था, हेली राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कुछ। लेकिन बाद में इसका नाम क्या पड़ा, जिम कॉर्बेट। और अब वर्तमान में क्या है, रामगंगा। रामगंगा क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके मध्य से होकर के रामगंगा नदी जो है वो निकलती है, याद रखना, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में पड़ता है ये, और भारत का ये पहला, सबसे पहला नेशनल पार्क भी है जिम कॉर्बेट जो है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, दुधवा, ठीक है, एकमात्र है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन से हैं? कान्हा, पन्ना, पेंच। देखो पेंच ये मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी आता है, ठीक है। पेंच हो गया, कूनो, ऐसे ही कई हैं। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का आप बता दो मुझे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा है। उत्तराखंड में एक राजा जी और है, वो भी पूछा जाता है, उसको भी याद कर लेना। अब आगे देखते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तुलबुल, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, बताइए। चंबल, झेलम, तवी, चिनाब, बताओ कौन सी नदी पर है। बताओ तुलबुल परियोजना किस नदी पर है।
देखो पहला है इसमें चंबल। चंबल काफी अच्छा है। चंबल नदी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी यमुना की सहायक नदी हैं, याद रखना, ठीक है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। तो याद रखना, देखो चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं, जैसे आपका महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू परियोजना, महात्मा गांधी परियोजना, राणा प्रताप, ये परियोजना ये चंबल नदी पर है। महात्मा गांधी परियोजना, और आपका एक है आपकी कौन सी, जवाहर, जवाहर परियोजना एक, राणा प्रताप, ये सभी परियोजना चंबल नदी पर हैं, ठीक। देखो झेलम नदी, ये आपकी पड़ती है जम्मू कश्मीर में, और इस पर कौन कौन सी परियोजना है? एक है आपकी उरी, और एक है तुलबुल। तुलबुल परियोजना, ये दोनों परियोजना किस पर हैं? झेलम पर। तवी पर तवा बांध बनाया गया है, तो तवाई परियोजना है। तो इसका सही जो जब तुलबुल पूछिए ना, तो इसका जवाब भी यही हो जाएगा, झेलम नदी, ठीक है। तो चिनाब नदी, चिनाब पर 3 परियोजनाएं बता रहा हूँ, देखो दुलहस्ती, बगलिहार, और दुलहस्ती, बगलिहार, बगलिहार, ये परियोजना इसी पर हैं दोनों। एक परियोजना और है, माइंड कर रही है, आप देख लेना। दुलहस्ती, बगलिहार, माइंड में नहीं आ रही है, पर देख लेना, इस पर तीनों जो परियोजना है काफी परियोजना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर राज्य, देखो सबसे अधिक साक्षर राज्य जो भारत का है वो केरल है, और तकरीबन जो केरल की साक्षरता दर है 94% के आसपास है। कितनी है? 94% के आसपास, याद रख ले, 94.1% सबसे अधिक। दूसरे स्थान पर है मेघालय, शायद मेघालय ही है, उसकी साक्षरता दर है, सेकंड में मेघालय नहीं, मिजोरम है, दूसरे पर है मिजोरम, इसकी है तकरीबन 91 पॉइंट कुछ परसेंट के करीब है। तीसरे स्थान पर गोवा है, गोवा के इसे। आगे देखो, वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? 73 में हुआ था ये चिपको आंदोलन जो है, इसके अग्रणी नेता कौन थे बताओ? संभाजी, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, या मेधा पाटकर, बताइए कौन थे इसके? देखो 1973 का चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इसके जो फेमस नेता थे, प्रमुख व्यक्ति जो थे इसमें, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इससे संबंधित थे। देखो यानी वृक्षों को काटा जा रहा था, तो उसी उन्हीं की यानी वृक्षों की रक्षा करने के लिए ही, वृक्षों के बचाव के लिए ही इन्होंने आंदोलन किया था। वृक्षों से लिपट जाते थे, इसी वजह से इनका नाम, इस आंदोलन का नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। और कहते थे कि अगर वृक्ष को काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा, समझ सकते हो। इसमें स्पेशली अंगूर का जो वृक्ष था उसका प्रमुख योगदान था इसमें। लेकिन इसमें देखो ये संभाजी, बाबा आमटे और मेधा पाटकर, ये किससे संबंधित हैं ये दोनों? तो याद रखना ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं, नर्मदा बचाओ से। और ये कब हुआ था? 1988-89 में हुआ था बचाओ आंदोलन, इससे संबंधित थे। 1988-89 में हुआ था ये, याद रख ले, काफी अच्छा। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट।
भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? भारी जल, बर्फ यानी बर्फ कह दो इसे, टाइपिंग में बताओ। भारी जल किसको कहते हैं? बर्फ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आसुत जल, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो भारी जल जो कहते हैं ना D2O, अगर ये आ जाता तो आसानी से, ठीक है। ये मंदक का कार्य करता है, याद रखना। जो बाहरी जल होता है ना, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है और मंदक के रूप में काम करता है ये, ठीक है। आगे देख, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता, जो मगध का क्षेत्र है काफी सुना होगा, महाजनपदों में फेमस था ये, सबसे शक्तिशाली भी था। जैसे राजगिरह इसकी पहली राजधानी थी, ठीक है, याद रखना। राजगिरह सबसे शक्तिशाली था। जो 16 महाजनपद हैं उन दोनों में। कोई बता सकता है कि एक मुझे मुझे आप ग्रंथ बताओ जैन और एक बताओ बौद्ध, उन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो लिख दे रहा हूं मैं आपके सामने, अंगुत्तर निकाय। देखो, अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, याद रखना। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इन दोनों में दिया हुआ है 16 महाजनपदों का उल्लेख। दोनों में, याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो ये जो मगध का क्षेत्र था ना, ये गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में था, ना कि उत्तरी में। तो इस वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 22वां, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, और इतना बता रहा हूं मैं, नेपाल की सीमा के आसपास से निकाली गई है ये, शारदा नदी में से। तो उसी हिसाब से समझो, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। और इसकी लंबाई अगर कोई बता दे तो मैं मान जाऊंगा कमेंट बॉक्स में। और देखो आपने सोच भी ली, अगर बता भी दी तो अनुमान लगा लेना कितनी हो सकती, ये भी अंदाज से बताओ। अगर किसी को पता भी नहीं हो कि शारदा नहर की लंबाई जो है कितनी हो सकती है, कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है ये शारदा नहर। पीलीभीत, सीतापुर जो जिले हैं उत्तर प्रदेश होकर के ये निकलते। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? सही है, यानी छुआछूत का अंत। बताओ। ये भी आज काफी अच्छा कुछ बताइए जल्दी से। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसके बारे में समझाऊं मैं आप सभी को। सबसे पहले देखो इसमें आर्टिकल है 16 इसमें, ठीक है, क्रम से देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है लोक नियोजन के विषय में समानता के बारे में, ठीक है। लोक नियोजन में, लोक नियोजन में समानता के बारे में बात करता है ये। आर्टिकल है 17वां, ये इसका सही जवाब है, ये छुआछूत से संबंधित है। 18 जो है ये उपाधियों का अंत करता है, ठीक है, उपाधियों का अंत। देखो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है, याद रखना। 18 का एक है, उसमें रक्षा और शिक्षा को छोड़ करके सभी जो उपाधियां हैं उनको लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आर्टिकल 18 का 2 है, 18 के 2 में दिया हुआ है कि विदेशी, कोई भी विदेशी जो उपाधि है उसको धारण नहीं करेगा। 18 का 3 फिर कहता है कि अगर किसी को विदेशी उपाधि धारण करनी है या ग्रहण करनी है तो उससे पहले उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। 18(4) क्या कहता है? 18(4) ये कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी सम्मान या कोई भी पुरस्कार किसी को दिया जाता है तो उसका प्रयोग अपने नाम से पहले नहीं करेगा। तो उपाधियों से संबंधित ये आर्टिकल जो है इसके 1, 2, 3, 4 हैं, ये सभी भी पढ़ लेना। यानी उपाधियों का अंत है, रक्षा और शिक्षा को छोड़ करके कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है, विदेशी उपाधि धारण करने पर भी रोक है, अगर विदेशी उपाधि लेनी है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए, और राष्ट्रपति के द्वारा जो हमें पुरस्कार और सम्मान मिलते हैं उनका प्रयोग हम नाम से पहले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। ये हो गया आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 क्या कहता है? देखो, स्वतंत्रता के अधिकार में आता है आर्टिकल 19, ये समानता के अधिकार में आते हैं 16, 17 और 18, 14 से 18 तक है। ये स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसमें आता है। जैसे आपने देखा होगा निशस्त्र, यानी बिना शस्त्र के, बिना शस्त्र के कह सकते हो, क्या क्या कह सकते हो उसमें, यानी बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है इसमें। ठीक है, इसमें इसमें दिया हुआ है। और इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो पढ़ी होंगी आपने, 19(1) के ए में दिए हुए हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। जैसे उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम शामिल करते हैं सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने का अधिकार। ध्वज फहराने का अधिकार पता है कब मिला? वो किस केस में मिला था? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामला था, उसमें मिला था ध्वज फहराने का अधिकार। ठीक है, कहीं भी भारतीय क्षेत्र में भ्रमण करने का अधिकार, कहीं भी बस जाने का अधिकार, ये आर्टिकल 19 देता है। काफ़ी फेमस आर्टिकल है ये जो। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत जो यानी आपातकाल लगता है उसी के द्वारा इसको हटाया जा सकता है ओनली। ठीक है, बाकी नहीं हटेगा। 20 और 21 वो नहीं हटते हैं, ये हट जाता है। और ये बता दो आर्टिकल किस में दिया हुआ है कि सब ये हटाएगा? 358 है, वो 359 है, कौन सा है ये बता दो। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया, छुआछूत, आर्टिकल 17 में। ठीक है, याद रखना। आर्टिकल जो 19 है वो हटता है आर्टिकल 358 में दिया हुआ है, 358 में उसमें निरस्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा पहले। और 359 में जो दिया हुआ है 20 और 21 को छोड़ करके सभी आर्टिकल निरस्त कर दिए जाते हैं। आगे देख लो, संविधान। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य कला से संबंधित हैं? कथक, कथक नृत्य, भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य। बताओ भारत में कितने क्लासिकल नृत्य हैं? देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति, तो याद रखना इनका जो संबंध है भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, देखो आपको बता रहा हूं मैं, भारत में जो क्लासिकल नृत्यों की संख्या है वो 8 है। कितने नृत्य हैं भारत में क्लासिकल? 8। तो आठों को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है? 8 शास्त्रीय नृत्य। पहला है आपका कथक, ये कहाँ का है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। दूसरा है आपका कथकली, और कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के। तीन हो गए। चौथा भरतनाट्यम, ये आपका है तमिलनाडु का। पांचवा मणिपुरी, नाम में ही जाहिर है, मणिपुर का। 5 हो गए। छठवां सत्रिया,
देखो लिखने में मिस्टेक, और देख लेना है इसको, ठीक है। सत्रिया असम का। देखो आपने सुना होगा असम का जो फेमस एक नृत्य है वो है बिहू, लेकिन वो क्लासिकल यानी शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय है असम का सत्रिया। ठीक है, 6 हो गए। सातवां कुचिपुड़ी। कहाँ का है कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश का। एक और कौन सा बच रहा है? एक और देखो, आंध्र प्रदेश का हो गया। उड़ीसी। उड़ीसा का। ठीक है, ये नृत्य हैं आपके 8 जो क्लासिकल हैं। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल के, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और ओडिसी उड़ीसा का। इन सभी को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर होगा आपके सामने 25वां। मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा है? सबसे लंबा, जब आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा हो तो उसमें टाइम पीरियड भी पढ़ा होगा। जैसे सबसे पहले देखा होगा आपने, यानी कैसे बताऊं, कि पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, ठीक है, और पुरापाषाण काल, एक सेकंड, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, आदपाषाण काल, उस हिसाब से देखे होंगे। तो पुरापाषाण काल ही सबसे बड़ा है इसमें, यानी प्राचीन जो है सबसे, उस हिसाब से भी समझ सकते हो इसमें। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, याद रखना। तो सबसे प्राचीन जो युग है, सबसे यानी प्राचीन यानी सबसे लंबा जो युग है वो पुरापाषाण काल। देखो इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ बोलने में, लेकिन मैं इसको आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ, उस हिसाब से समझना। कि जैसे हम इतिहास को भारत में 3 भागों में बांटते हैं, इतिहास पढ़ेंगे तो जब बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। कि एक है आपका प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन। एक है आपका मध्यकालीन भारत, एक है आपका आधुनिक भारत। ठीक है, अब देखो हम प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटते हैं, 3 में। तो एक होता है इसमें प्रागैतिहासिक, इसमें कंफ्यूज हुआ था, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है इसमें आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा जो होता है इसमें आद्य ऐतिहासिक हो गया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, ये होता है इसमें। ठीक है, और देखो फिर आगे देखो तो प्रागैतिहासिक को भी फिर बांट देते हैं 2 भागों में। एक हो जाता है इसमें पाषाण युग, और पाषाण युग, और दूसरा हो जाता है इसमें ताम्र युग। ठीक है, लेकिन पाषाण युग को फिर आगे 3 भागों में बांट देते हैं। तो ये क्वेश्चन में बात की है, जो अब विभाजन करूंगा मैं इसका 3 भागों में। पहला है इसमें पुरापाषाण काल, ये कब से कब तक है? अननोन पीरियड बोल दो या 10 लाख लगा दो, 10 लाख बीसी से कब तक? तकरीबन 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक ये रहा पीरियड ये। इसके बाद फिर मध्यपाषाण काल आया, ये कब से कब तक? 10,000
ऐसे लिख देता, 10,000 BC से कब तक, तकरीबन 4,000 BC तक कह दो। इसे भी इसी तरह से ठीक है, कई दे सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,000 BC तक, ये समझ। इसके बाद आएगा फिर मध्य का पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये आएगा आपका 4,000 BC से लेकर के कब तक, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की स्टार्टिंग तक, तकरीबन 2500 BC तक। तो समझ गए होंगे इतिहास इस तरह से स्टार्टिंग होती है पढ़ने की, यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें प्राचीन में हम प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक को पढ़ते हैं। फिर प्रागैतिहासिक को दो भागों में बांट देते हैं, एक पाषाण युग, एक ताम्र युग, और फिर से तीन भागों में बांट देते हैं पाषाण युग को। पाषाण युग को तो इसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। टाइम पीरियड देख लो आप, 10 लाख BC से 10,000 BC तक, कितना लंबा टाइम है। और इसमें 10,000 से 4,000 तक मात्र 6,000 वर्ष का टाइम है। इसमें 4,000 से 2,500 तक तकरीबन 1,500 वर्ष का टाइम है। तो देख पा रहे होंगे इनसे तो कई गुना बड़ा है ना, इसी हिसाब से समझो। इसी टाइम पर यानी सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्टिंग हो गई थी, तो समझ सकते हो उसी। आगे देखते हैं अब कौन सा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? CV रमन, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन और रविंद्रनाथ टैगोर। बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो CV रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी का मिला था, याद रखना, और 1930 में मिला था भौतिकी का। ठीक है। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला, और इन्हें जो मिला था ये चिकित्सा का मिला था। अमर्त्य सेन, इन्हें भी मिल चुका है तकरीबन 1998 के आसपास ही मिला, 1998 में, और इन्हें मिला था ये अर्थशास्त्र का, याद रखना। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्हें मिला था 1913 में, भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। भारत तो भारत, एशिया में भी ये सबसे पहले व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि, इसके लिए मिला था इन्हें, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बताओ। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के बारे में समझ लो, 563 BC में लुम्बिनी का कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। इनके जन्म के 7वें दिन जो माता थी वो उनका देहांत हो गया था। इनकी मौसी थी गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है। इनका जो सारथी था उसका नाम चिन्ना या चन्ना था। जो इनका घोड़ा था उसका नाम कंथक था। ठीक है। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, इसी वजह से आप सभी को पता होगा 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और यशोधरा से इनकी शादी हुई थी, गृह त्याग करने से पहले यशोधरा से, उससे इनको पुत्र हुआ था राहुल, याद रखना। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। सबसे पहले इन्होंने अनुमा नदी के तट पर सिर मुड़वाया था। अलारक्रम नामक व्यक्ति था, उससे शिक्षा ग्रहण की। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, याद रखना, 35 वर्ष की आयु में हुई थी। और देखो इनके बारे में 4 घटनाएं हैं। जैसे एक है, जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया तो उस घटना को तो कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी पर, तो उस घटना को निर्वाण कहा गया था। ठीक है। और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था बुद्ध यानी बोध गया में, ठीक है, कहाँ नहीं सॉरी सारनाथ में जब दिया था, तो उस घटना को कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। एक सेकंड। ठीक है। तो
और इनके द्वारा इच्छाओं को यानी तृष्णाओं को नष्ट करने के लिए भी अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे, ये भी पता होगा। देखो आनंद और उपाली इनके दो शिष्य थे, काफी प्रधान शिष्य थे इनके। बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न भी जोड़े गए थे इन्हीं के द्वारा। फिर ये इनका जो निधन हुआ था ना, हिरण्यावती नदी के किनारे हुआ था कुशीनगर में। जब इनका निधन हुआ तो उसी घटना को कहा गया था महापरिनिर्वाण। देखो बताने को काफ़ी कुछ है महात्मा बुद्ध के बारे में, और भी आगे है, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इतना ही समझ लो। तो महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था मैंने बता दिया, क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, याद रखना। सिद्धार्थ था इनके बचपन का। आगे देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन होगा, 29वां। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, सह्याद्री या इनमें से कोई नहीं? बताओ। हिमाद्री, सह्याद्री, एक जैसे, शिवालिक, सही है। बताओ कौन सा होगा। देखो जब हम हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ते हैं तो उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम देखते हैं हिमालय का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम उसमें ट्रांस हिमालय को, यानी हिमालय के बारे में पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। उसके नीचे क्या पढ़ते हैं? बृहद हिमालय। और ये जो बृहद हिमालय है 12 महीने यानी हर वक्त ये बर्फ से ढका रहता है, इसी वजह से कहते हैं हिमाद्री। इसे हिम माने बर्फ होता है, हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, याद रखना। और क्या पूछा है इसमें? घाट पूछा। ठीक है, इसके नीचे जो होता है वो लघु हिमालय होता है, लघु हिमालय। और इसमें इससे नीचे होता है शिवालिक। और एक और है वो पूर्वी हिमालय कह सकते हो। तो इसी तरह से समझ सकते हो आप, ये तो होगा नहीं। हिमाद्री अलग है, पश्चिमी घाट में देखोगे तो सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अब। मानव शरीर में हड्डी होती है कितनी होती है? मानव शरीर में जो सामान्यतः मानव में देखी जाती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 300, 210? बताइए। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। मानव शरीर में देखोगे तो वयस्क मानव की बात की गई है इसमें, तो ये होती हैं 206। लेकिन जब नवजात शिशु होता है यानी जन्म लेता है तो उस टाइम कितनी होती हैं? 300 होती हैं। लेकिन इसका सही जवाब है ये, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है यानी वयस्क होता जाता है तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, तो कह सकते हो हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है? 206। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 206। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से स्कर्वी, तपेदिक, सूखा रोग या घेंगा? बताइए कौन सा रोग होता है? सही जवाब बताओ आप। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसमें तपेदिक, यानी इसे कह सकते हो टीबी। ये किस वजह से होता है? देखो एक जीवाणु होता है उसका नाम होता है माइक्रो बैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी वजह से होता है ये जो टीबी यानी तपेदिक जो होता है, ये जीवाणु होता है। याद रखना क्या होता है? जीवाणु। और स्कर्वी ये विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। खरोग, खरोग देखो आयोडीन की कमी से भी होता है, आयोडीन कह दो, या विटामिन डी की कमी से। विटामिन नहीं, आयोडीन की कमी से तो ये होता है घेंगा रोग, सॉरी, विटामिन डी की कमी से। कैल्शियम की कमी से भी होता है।
फास्फोरस की कमी से भी होता है ये। और आपका घेंगा रोग तो आयोडीन की कमी से हो ही जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्वेश्चन होगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 1 नवंबर, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दो इसका। विश्व मानवाधिकार दिवस तो देखो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। यूएनओ के द्वारा विश्व की जनता को कुछ अधिकार दिए गए थे, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, याद रखना। और ये शायद 1948 को दिए गए थे, चेक कर लेना इसे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH-44 है, और ये जम्मू कश्मीर से लेकर के जम्मू से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन रह गया है क्या? पिंडी। चलो कोई नहीं, आगे देखो। ये देखो, ये हो गया नहीं हुआ अभी, एक सेकंड। क्या हो गया? 33 क्वेश्चन नंबर अब आएगा 34। ठीक है, देखो चरकुला लोक नृत्य निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला बताओ। ब्रजभूमि, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, रोहेलखंड। पानी पी लूं। बताओ। देखो चरकुला जो लोक नृत्य है ना, ये किया जाता है ब्रज क्षेत्र में स्पेशली। ठीक है, इसका जवाब तो ये हो जाएगा। पूर्वांचल में एक धोबिया नृत्य है, धोबिया, ये किया जाता है। आपका बुंदेलखंड में देखो एक राई नृत्य भी सुना होगा आपने। राई के अलावा धोबिया बता दिया मैंने। राई के अलावा नृत्य हो रहे हैं, सेराय सेरा नृत्य भी किया जाता है ये। ठीक है, और देख लेना, और कई किए जाते हैं बुंदेलखंड में। यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? देखो रजिया जो सुल्तान थी, इल्तुतमिश जो वास्तविक संस्थापक है गुलाम वंश का, जैसे गुलाम वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, 1206 में स्थापना की थी उसने, कुतुबुद्दीन ने। ठीक है, 1206 से लेकर के 1210 तक बना था वो पहला शासक, लेकिन कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा था। सिपहा सलार यानी सेनापति की उपाधि लेकर के इसने शासन किया था। इसके बाद जो शासक बना था इल्तुतमिश बना था। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, और ये वास्तविक कहलाता है, वास्तविक। और ये बना था 1200
1211 से लेकर के 1236 तक। फिर आराम शाह बना था। आराम शाह के बाद फिर बनी थी रजिया। रजिया बनी थी 36 तक, ये हो गया शायद वो 2 वर्ष के आसपास। 1236 से 40 तक ही रही थी वो। 36 या 38, चेक कर लेना, इसको भी मैं डेट में कंफ्यूजन है मुझे थोड़ा। लेकिन ये रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है, ये बनी थी। और इसके बारे में जो कहा था मिनहाज उस सिराज ने कहा था कि कहीं अधिक योग्य थी अपने भाइयों से, जैसे बहराम शाह ने मरवाई थी ना ये, ठीक है। तो मिनहाज उस सिराज ने लिखा था इसके बारे में। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी इसकी रचना थी, उसमें लिखा था इसने तबकात ए नासिरी। इसमें कहा था इसने कि रजिया जो थी अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य और सक्षम, इसी वजह से इल्तुतमिश ने इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इल्तुतमिश रजिया को ही उत्तराधिकारी बना गया था, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है सदस्यों की? जैसे देखो लोकसभा में तो अधिकतम हो सकती है 550। कितनी हो सकती है लोकसभा में? लोकसभा में अधिकतम 550 और राज्यसभा में अधिकतम हो सकती है 250। 238 तो चुने जाएंगे। 238 और जो 12 होते हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ये ताशकंद समझौता। देखो ये जो ताशकंद है उस टाइम का, ये ताशकंद कहाँ पड़ता था? यूएसएसआर में, यानी रसिया में पड़ता था। यूएसएसआर का विभाजन हुआ तो ये उज्बेकिस्तान में आ गया। सोवियत संघ इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हुआ था सोवियत संघ, जो वर्तमान का उज्बेकिस्तान है वहां पर हुआ था। और कब हुआ था इसके बारे में कोई बता सकता है? ये कब हुआ था, डेट? सोवियत संघ यानी उज्बेकिस्तान में हुआ था ये ताशकंद जो समझौता हुआ था। तो याद रखना ये 1966 में हुआ था। 66 में इसी में मृत्यु हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की। और जब से लेकर के अब तक रहस्य बनी हुई है, कैसे हुई, क्या कोई घटना हुई, कैसे मृत्यु हुई इनकी। कोई कहता है हार्ट अटैक से, कोई कहता है किसी ने षड्यंत्र से, कोई कहता है जहर से। कुछ भी रहस्य इस पर हट नहीं पाया है अभी तक। जीएसटी किस प्रकार की कर प्रणाली है? देखो मैंने अभी बताया था, अप्रत्यक्ष जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, क्या है? अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। याद रखना, निगम कर, आय कर, ये क्या है? प्रत्यक्ष कर है, याद रखना। तो ये जो है जीएसटी, आपकी जीएसटी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। देखो दोस्तों टाइम ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी टाइम ले लिया हमने, तो इस हिसाब से आपके सामने हिंदी के क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से देखेंगे। देखो औलाद, औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद, औलाद जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, अरबी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन। आगे देखते हैं। आगे देखो क्वेश्चन देखो, अति उक्ति शब्दों की संधि करने का शब्द बनेगा। तो इसमें ये अति उक्ति, अत्युक्ति बनेगा, अत्युक्ति। यानी इसमें तो टाइपिंग मिस्टेक है, इसे लिख देते हैं। इसे
परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भार्गव, शिवप्रिय, भृगुनंदन या रेणुका तनय, बताओ कौन सा नहीं है इसमें, इसका बताइए। देखो इसमें परशुराम का जो पर्यायवाची नहीं है, इसमें भार्गव है, रघुनंदन भी है और रेणुका तनय भी है, लेकिन ये शिवप्रिय नहीं है, तो ये जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास बताइए। नवरात्र, अनुदिन, पदगत, धर्माधर्म, बताओ। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखो इसमें जो ऑप्शन किया हुआ है पद को गया हुआ यानी पदगत का, ये सही है। में कर्म तत्पुरुष है। ठीक है दोस्तों, मैं आज की क्लास को इतना ही रख रहा हूँ। थोड़ी मुझे दिक्कत सी हो रही है, ठीक है, थकान सी ज़्यादा महसूस हो रही है, तो प्रॉब्लम हो रही है आगे लेने में। ठीक है, कल से थोड़ा स्पीड से भी करूँगा और टाइम से भी करूँगा। ठीक, कल की क्लास को और ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास में कुछ कमी लगी हो तो वो बताओ कमेंट बॉक्स में, कुछ सुधार करना हो वो भी बताओ। कंटेंट कैसा लग रहा है ये सब कुछ बताओ डिटेल से। और आपके लिए प्रैक्टिस यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप हैं, सभी में भेज दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल मिलते हैं, अब बाय, पढ़ते रहो।